heat and thermodynamics, and this is the unit number 8. अटेंड करनी है सभी ने प्रॉपर क्लासेस। इसमें चैप्टर 1 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है व्हाट इज टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर मींस डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी चीज है वो कितनी गर्म है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी दैट इज नोन एज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। कुछ और डेफिनेशंस भी है टेम्परेचर की, आपके नोट्स आपके पास हों। कुछ और डेफिनेशंस भी हैं। इट इज द थर्मल कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इट इज द थर्मल कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। सेकंड, आपने याद रखना है हीट ऑलवेज flows from a body at high temperature to a body at low temperature. Heat always flows from a body at high temperature to a body at low temperature, ठीक है। और temperature is that quantity which remains constant when two bodies in thermal equilibrium. जब कोई दो bodies जो है thermal equilibrium में होती हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। पहली बात तो आपने याद रखना है कि ऐसी थर्मल कंडीशन है जिससे हमें यह पता चलता है कि हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। दूसरा, हीट ऑलवेज जो है फ्लो करती है फ्रॉम द बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। तीसरा, टेम्परेचर वो क्वांटिटी है जो कांस्टेंट रहती है किस केस में, जब वहां पे क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम हो। थर्मल इक्विलिब्रियम मींस टेम्परेचर सेम हो। तो उस केस में टेम्परेचर क्या रहता है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नोट्स में पेज नंबर 130 पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट, टेम्परेचर एंड हीट, ठीक है। तो हीट जो है, अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ठीक है ना। आपको आजकल ठंड लग रही होगी, ठीक है, गर्मियों में आपको गर्मी लगती है, तो एक सेंसेशन है जिससे हमें फील होता है कि टेम्परेचर ठंड है या गर्मी है। तो हीट वो सेंसेशन है। हीट कम होगी तो हमें ठंड लगेगी, हीट ज्यादा होगी तो हमें गर्मी लगेगी, ठीक है। उसके बाद है हीट। टेम्परेचर में आ जाते हैं। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म है। इट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट एक्सप्रेसेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो जिन बच्चों के ये बंद है ना कैमरास, वो ऑन कर लें। कैमरास ऑन रखिए सारे। आप फिर वैसे ही करने लगे जैसे लास्ट ईयर करते थे, ठीक है। सेकंड, हीट हमेशा फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ को। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज गिव्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कि मान लो एक बॉडी गर्म है, दूसरी बॉडी ठंडी है, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, जैसे ठंडा पानी है उसके अंदर आप गर्म पानी डाल दो, ठीक है, तो हीट जो ट्रांसफर होगी वो गर्म से ठंडे की तरफ को ट्रांसफर होती है। तो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम
one body to another body when there is temperature difference between the bodies. Somebody's mic is on. Mute yourself. किसी का माइक ऑन है? वैभव ठाकुर, वैभव ठाकुर, म्यूट योरसेल्फ. हाँ, तो आगे चलते हैं. हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये हो गया. एसआई यूनिट जो होते हैं हीट के जूल होते हैं, और सीजीएस यूनिट जो होते हैं कैलोरी होते हैं. एसआई यूनिट हीट के क्या होते हैं? जूल होते हैं. और सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? हीट के कैलोरी होते हैं. ठीक है. उसके बाद गैस लॉज. गैस लॉज, अच्छा, टेम्परेचर के यूनिट क्या रहते हैं? केल्विन या डिग्री में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं. टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसमें? या तो केल्विन में मेजर करते हैं, या टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं किसमें? डिग्रीज के अंदर मेजर करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है गैस लॉज. ठीक है. तो गैस लॉज क्या है? ठीक है. गैस लॉज हमारे पास 3 हैं. 3 गैस लॉज हैं हमारे पास. ठीक है. गैस लॉज की हेल्प से हम क्या स्टडी करते हैं कि वी विल स्टडी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम के ऊपर जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम के ऊपर जब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो. इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट. दूसरा लॉ क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम. दूसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम जब प्रेशर जो है, प्रेशर P क्या है? कांस्टेंट है. सेकंड लॉ क्या बोलता है? आपने शायद केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे. तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि हाँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर. और थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन व्हाट? प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो ये 3 लॉ हैं, और 3 लॉ में हम ये चीज स्टडी करते हैं. फर्स्ट लॉ में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरे में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इन थर्ड वन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्रेशर ऑन कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो जो फर्स्ट लॉ है वो है बॉयल्स लॉ. किसी का माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लें. साहिल कौंडल, फर्स्ट लॉ क्या है? इट इज बॉयल्स लॉ. तो बॉयल्स लॉ में क्या है कि ये लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर होगा कांस्टेंट. जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑन गैस। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस, हम बात गैस की कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो यू विल इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा रिजल्ट फाइनल? पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिया हुआ है आपकी नोटबुक में, सारा लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब कुणाल ठाकुर सीधे बैठ, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा वो उस गैस के ऊपर लगने वाले प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे, प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम एवोगैड्रो नंबर की बात करें, एवोगैड्रो नंबर की बात करें इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, तो उस केस में बॉयल्स लॉ क्या बन जाता है? P अपॉन N इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, जहां पे स्मॉल n क्या है? स्मॉल n इज एवोगैड्रो नंबर एंड इट इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन V, कैपिटल N अपॉन V। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो P और V के बीच में, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो P और V के बीच में, तो दैट ग्राफ लुक लाइक दिस। एक तरफ आप V ले लो, एक तरफ आप P ले लो, तो ग्राफ हमें क्या देगा? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्राफ हमें क्या देगा? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट लॉ है चार्ल्स लॉ। CHARLES, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? ये लॉ बोलता है कि जब प्रेशर किसी गैस का कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो? प्रेशर। किसी गैस का ऊपर लगने वाला प्रेशर जो है अगर वो कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उस गैस का टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कांस्टेंट। ठीक है, और साथ में क्या आ गया? T। T को आप इधर ले आओ तो आप इस लॉ को ऐसे लिख सकते हो, V अपॉन T इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। फाइन, आगे चलें। उसके बाद है नेक्स्ट लॉ है गे-लसेक्स लॉ।
ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, अब इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम, व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट, तो उस केस में जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, pressure P stands for pressure, pressure of given mass of gas is directly proportional to temperature, is directly proportional to temperature। ठीक है, कब, जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एवोगैड्रो नंबर, गिव इट्स वैल्यू। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर इट इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है, it is total number of molecules present in 1 mole of gas, total number of molecules present in 1 mole of substance बोल सकते हो, गैस बोल सकते हो आप। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू रहती है 6.023, 10 raised to power 23 molecules per mole। किसी का मिस प्रिंट हो तो ठीक कर लिया करो साथ में। यस, नेक्स्ट है, तो एवोगैड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, दिस इज नोन एज Avogadro number and its value is 6.023 into 10 raised to 23 molecules per mole। हाँ, next is what is Avogadro hypothesis? What is Avogadro hypothesis? Avogadro hypothesis क्या होती है? तो वो जो आपकी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलती है, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ molecules, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पर कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम होनी चाहिए। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure। तो दिस इज नोन एज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। उसने ये कहा कि अगर इक्वल नंबर ऑफ गैसेस हैं तो उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, शर्त ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या रहें, सिमिलर रहें, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट इज आइडियल गैस, व्हाट इज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। ठीक है, तो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस वो होती है जो तीनों के तीनों लॉज जो हैं उनको ओबे करती है। ठीक है, द गैस विच ओबेज, परफेक्ट गैस या आइडियल गैस। ठीक है, ऐसी गैस जो तीनों के तीनों लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-हसेक्स लॉ, इन तीनों लॉज को क्या करती है, ओबे करती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे उस गैस को, परफेक्ट गैस बोलेंगे। ठीक है,
जो आइडियल गैस होगी, जो भी हमारी आइडियल गैस होगी, जो भी हमारी परफेक्ट गैस होगी, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती हैं। जो भी हमारे हैं क्या बोलते हैं आइडियल गैस होगी, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्सेस नहीं होती है। इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज परफेक्ट गैस या आइडियल गैस इक्वेशन, डेराइव इट। या इसको हम परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो हमें बोलता है कि इसको आप ड्राइव करिए। ठीक है, तो परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। It is the relation between pressure, temperature and volume of the gas. ठीक है, it is known as perfect gas equation. में हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। दिस इज नोन एज परफेक्ट गैस इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे? P1 V1 T1, आप भी लिखें P1 V1 T1 एंड P2 आर इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Our initial pressure, volume and initial and final. P1 V1 T1 initial आ गया और P2 V2 T2 जो है ये P2 V2 T2 आ गया हमारा फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होगा कि जब T1 कांस्टेंट है, ध्यान से, when T1 is कांस्टेंट, तो उस केस में क्या होगा? P1 changes to P2। जब हमारा T1 कांस्टेंट है तो P1 चेंज होगा किसमें? T2 में चेंज होगा और V1 चेंज होगा एंड V1 चेंजेस टू V डैश। V1 चेंजेस नॉट टू V2, चेंजेस टू V डैश। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहेगा? बाय बॉयल्स लॉ, क्योंकि हमें आइडियल गैस ले रहे हैं तो हमें जो है इसमें तीनों लॉज जो है वो यूज करने हैं। तो बाय बॉयल्स लॉ, देन बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम इज इक्वल टू P2, और ये किसमें? V1 किसमें चेंज हुआ था? V डैश में चेंज हुआ। तो हमने यहां V2 नहीं लेना है, क्या लेना है? V डैश लेना है। ठीक है, इस इक्वेशन को ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन। सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, अब बाई चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा टेम्परेचर T1 चेंजेस टू T2
एंड वॉल्यूम V डैश चेंजेस टू V2। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? चार्ल्स लॉ क्या है? बेसिकली हमने देखा था अभी, चार्ल्स लॉ हमने किया था, ये था V अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इनिशियल वॉल्यूम टेम्परेचर की रेशियो और फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर की रेशियो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये चीज हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या था, कहां से कहां चेंज हो रहा था? वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो। तो वॉल्यूम इनिशियल क्या था? V डैश था, और टेम्परेचर इनिशियल क्या था? T1 था, और वॉल्यूम फाइनल क्या है हमारे पास? V2 है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है? T2 है। ये चीज हम यूज कर रहे हैं कहां से? चार्ल्स लॉ से। तो यहां से यू कैन फाइंड आउट V डैश विच इज V2 अपॉन T2 इंटू T1, ठीक है। इसको ले लो आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और V डैश की वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन से उठाओ, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। V डैश की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठाओ, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉरी सेकंड से उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दो। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी P1 V1 इज इक्वल टू P V डैश। तो ये V डैश की जगह हम वो वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V डैश। तो V डैश कितना है हमारे पास? V2 अपॉन T2 इंटू T1, V2 अपॉन T2 इंटू T1। ठीक है, T1 को इधर ले आइए, तो क्या आएगा? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, P2 V2 अपॉन T2। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? PV अपॉन T इज इनिशियल एंड फाइनल इक्वल हो गए, तो इनका जो भी रहेगा ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट, लेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल R, और इस कैपिटल R को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहां पे लिख दो PV अपॉन T इज इक्वल टू R, यहां से आ जाएगा हमारे पास PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। ये 1 मोल के लिए है, 1 मोल ऑफ गैस के लिए आएगा PV इज इक्वल टू RT, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसके लिए होगी? दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, ठीक है। N मोल ऑफ गैस के लिए, फॉर N मोल ऑफ गैस के लिए आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, PV इज इक्वल टू nRT। मे भी आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा है, PV इज इक्वल टू nRT। पीयूष राणा 3320, आप क्लासेस लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? कैमरे बंद हैं आपके? आपकी वजह से बाकी बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। अब हमने डिफाइन करना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को। डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज वर्क डन बाय गैस पर मोल
केल्विन, वर्क डन बाय गैस पर मोल केल्विन। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT है फॉर n मोल ऑफ गैस। ठीक है, हमें डेफिनेशन किसकी देनी है, R की देनी है, तो बाकी चीजें हम वैसे लिख लेंगे NT, R इधर रहने दिए, NT इधर मल्टीप्लाई और उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर P, ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का यूनिट क्या होंगे, पास्कल ले लो, आप पास्कल ले सकते हो या दूसरे ढंग से आप ले सकते हो फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज आल्सो नोन एज प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन होंगे, एरिया के क्या होंगे, मीटर पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया आ गया, वॉल्यूम के क्या होंगे, मीटर क्यूब। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर यही था। ठीक है, तो इसके क्या आ जाएंगे, मोल पर केल्विन। ठीक है, इसको तो हमारा मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास, न्यूटन मीटर रह गया, और नीचे क्या रह गया हमारे पास, मोल केल्विन होगा बेटे, पर केल्विन नहीं होगा, मोल केल्विन। ठीक है, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, तो ऊपर क्या आ गया, जूल अपॉन मोल केल्विन। तो ये आपके यूनिट होंगे किसके, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करिएगा। अब नेक्स्ट जो है, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, व्हाट आर इट्स assumptions? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होती है, और इसकी क्या अभी हमने करनी है, assumptions करनी है। तो अगर आप अपने नोट्स में देखें तो पहले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है क्या, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट थे, किसने दी थी, मैक्सवेल ने। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, मैक्सवेल था। उन्होंने थ्योरी दी थी टू एक्सप्लेन द गैस लॉज इन टर्म ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। किस लिए दी थी मैक्सवेल ने थ्योरी, टू एक्सप्लेन द गैस लॉज। इन टर्म्स ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके अजम्पशंस क्या क्या हैं, मैक्सवेल ने ये मान के चला, फर्स्ट एजम्पशन में मैक्सवेल ये मान के चला, फर्स्ट एजम्पशन में मैक्सवेल ने ये माना कि सारे के सारे मॉलिक्यूल किसी गैस के एक जैसे होते हैं बाय नेचर। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर सिमिलर बाय नेचर, व्हाट दे आर डिफरेंट। अगर कोई सिंगल गैस की बात कर रहा हूं, मान लो मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक जैसे होंगे, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। ऑक्सीजन के बजाय मैं नाइट्रोजन ले लूं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक जैसे नहीं होंगे, पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये मैक्सवेल ने फर्स्ट एज्यूम किया था और बोला कि अगर दो डिफरेंट गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल कभी सेम नहीं हो सकते। तो ये उसकी फर्स्ट एजम्पशन है। ठीक है, सेकंड एजम्पशन में क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल बिहेव्स एज परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर। मॉलिक्यूल बिहेव्स एज
परफेक्ट कोलिजन पढ़ा था ना जब हमने, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वगैरह की बात की थी, तो बोला कि मॉलिक्यूल जब परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर की तरह होंगे, ये उसने माना है, मैक्सवेल ने ये सारी चीजें मानी है कि मॉलिक्यूल बिहेव्स एज परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर, जिसका मतलब क्या है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम और टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। परफेक्ट इलास्टिक होने का मतलब है तीन चीजें, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है क्या रहेगी, उनकी मॉलिक्यूल्स की क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स हैं। ठीक है। थर्ड एजम्पशन क्या थी कि मोशन जो होगा मॉलिक्यूल का, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का, वो रैंडम होगा। थर्ड क्या रहेगी, ये सेकंड आ गई, थर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स remains random by nature। रैंडम का मतलब है कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे, कोई किधर जा रहा है, मतलब इसको बोलेंगे हम रैंडम मोशन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उनका मोशन नहीं होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है। लास्ट एजम्पशन में उन्होंने क्या कहा, लास्ट एजम्पशन में मैक्सवेल ने कहा कि जो साइज है मॉलिक्यूल का, अक्षिता बी सीरियस, 2 3 4 6, साइज जो है मॉलिक्यूल का बहुत स्मॉल होगा एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का साइज, उनका साइज इट इज वेरी स्मॉल as compared to size is very small, किसका, मॉलिक्यूल्स का, ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल के बीच अगर एक मॉलिक्यूल इधर है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर है, तो मॉलिक्यूल का साइज जो होगा वो छोटा होगा इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये चार एजम्पशंस, और फिफ्थ एजम्पशन में क्या कहा मैक्सवेल ने कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन, जब मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम मोशन चल रहे हैं तो दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे विल कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है। एंड जिस कंटेनर के अंदर उसको डाला गया है, गैस मॉलिक्यूल्स है ना, तो जिस कंटेनर के अंदर हमने उस गैस को डाला है, उस गैस की वॉल्स के साथ, और साथ में ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है। दिस इज द फिफ्थ एजम्पशन। उसके बाद आता है कि जब उनके बीच में कोलिजन होगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, एक मॉलिक्यूल इधर आया, दूसरा मॉलिक्यूलर ये इधर को जा रहा है, आपस में टकराए। ठीक है। आफ्टर द कोलिजन, उसने बोला बिटवीन द टू कोलिजन्स, इसका एक कोलिजन हो गया, आगे गया, एक और कोलिजन हो गया, अगले के साथ हो गया। ठीक है। तो बिटवीन द टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, कि जब दो कोलिजन के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे कोलिजन हुआ दो मॉलिक्यूल, अब क्या उसने बोला कि ड्यूरिंग द रैंडम मोशन मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर। अब उसके बाद बात कर रहा है, उसने पहले तो बोल दिया कोलिजन होगा, अब उसके बाद बोल रहा है कि कोलिजन होने के बाद क्या होगा, कि अगर दो कोलिजन हो रहे हैं किसी मॉलिक्यूल के, तो बिटवीन द टू कोलिजन्स मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, and distance covered between the two successive collisions, दो सक्सेसिव कोलिजन, लगातार जो दो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन पाथ नया वर्ड है आपके लिए, मीन फ्री पाथ,
कि सिंपल सी बात समझिए कि उसने मैक्सवेल ने कहा कि जब भी जैसे हमने किसी कंटेनर के अंदर हमने किसी गैस को भर दिया, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होगा, वो इधर उधर सारे मॉलिक्यूल, जैसे क्लास के अंदर टीचर नहीं होता तो आप कैसे भागते हो, है ना, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ठीक है। अब वो होता है क्या, जब भाग रहे होते हैं कहीं भगदड़ मची हो तो क्या होता है, कोलिजन होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल चल रहा है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, वो फिर से दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे से कोलाइड करता है, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ठीक है, मॉलिक्यूल जो होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वो जो दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। और कोलिजन्स जो होते हैं, टकराते हैं बहुत कम समय के लिए, ये नहीं है टकराए और चिपक गए, टकरा के एक आगे निकल जाएगा, दूसरा पीछे चलता रहेगा, जो भी होगा, मतलब दे विल कोलाइड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, कोलिजन अकर फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन में उसने क्या कहा, नेक्स्ट एजम्पशन है आपकी 6, 7, 8। 8th एजम्पशन आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर ड्यूरिंग द कोलिजन। मॉलिक्यूल खुद कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, जो धक्का खुद लग गया वो लग गया, पर वो खुद कोई फोर्स जो है कोलिजन के दौरान एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाएंगे। तो ये एजम्पशन है आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। तो मैं एक बार फिर से कि ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी, किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, गैस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसने फिर ये माना था कि सारे के सारे मॉलिक्यूल गैस के जो हैं वो सेम होते हैं बाय नेचर, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ अदर गैस, पर वो दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से क्या होता है, डिफरेंट होंगे। सेकंड उसने बोला कि मॉलिक्यूल जो होता है परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर की तरह बिहेव करता है, ताकि उसके जो मोमेंटम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसकी टोटल एनर्जी है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तीसरा उसने बोला कि मोशन जो रहेगा मॉलिक्यूल्स का, दैट विल बी रैंडम इन नेचर, कोई भी मॉलिक्यूलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं चलेगा, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है, दैट विल बी रैंडम इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला कि साइज जो है मॉलिक्यूल का बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द देम, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन द मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, साथ में जिस डिब्बे के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को रखा है उनके साथ भी क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, ठीक है। बिटवीन द टू कोलिजन मॉलिक्यूल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, बिटवीन द टू कोलिजन मॉलिक्यूल्स मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टू सक्सेसिव कोलिजन, दैट डिस्टेंस इज नोन एज मीन फ्री पाथ।